बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो जो 190 मिलियन पाउंड केस है, ऐसे लगता है कि वो अपने हतमी नतीजे की तरफ बढ़ रहा है। होगा क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम का केस, उसका फैसला महफूज है। 6 जून से फैसला महफूज है, अब तक नहीं आया। उसके बड़े गहरे असरात हैं 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक। वो क्या है और 190 मिलियन पाउंड केस में क्या होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो एडहॉक जजेस हैं, उनके हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब आगे क्या होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अब बाकायदा तौर पर पीटीआई की जानिब से कंप्लेंट फाइल कर दी गई है। उस कंप्लेंट के 15 नुकात क्या हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि कौन से 15 चार्जेस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लगाए गए हैं। और मखसूस नशिस्तों के केस में अभी तफसीली फैसला आना है, उसके भी गहरे असरात हैं। और जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो भी इसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं आगे चलकर। इस पे जो है वो बात करेंगे तफसील के साथ। और इसके अलावा 9 मई के हवाले से कल जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है, उस पर भी हम जो है वो तबसरा करेंगे कि उसके असरात क्या होंगे। 4 मौजूआत हैं, आप हमारे साथ रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले पीटीआई की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो कंप्लेंट, जो रेफरेंस दायर किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबों के जो मेंबरान हैं उनके खिलाफ, उसके 15 नुकात क्या हैं, वो मुख्तसरन इख्तसार के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। एक बड़ा तफसीली जो रेफरेंस है वो उसमें तैयार किया गया, उसको दायर किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, कि जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, उनके खिलाफ अगर कोई मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है तो उसका फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अब रजू किया गया है। इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते नूरुल हक एन कुरैशी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, अलीम आदल शेख जो पीटीआई कराची से है, उन्होंने भी एक कंप्लेंट फाइल की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ। लेकिन अब बाकायदा तौर पर पीटीआई की जानिब से, पीटीआई की जो सेक्रेटरी जनरल है उनकी जानिब से ये कंप्लेंट फाइल की गई है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने कंप्लेंट फाइल की है, तो इसकी अहमियत और असरात जो है वो गहरे भी हो सकते हैं। लेकिन क्या ये कंप्लेंट टेकअप होगी या नहीं होगी, इस हवाले से कुछ कहना अभी जो है वो कबल वक्त है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीटीआई की जानिब से जो कंप्लेंट फाइल की गई है, उसका पहला नुक्ता यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब केपी में कबल वक्त इलेक्शंस नहीं कराए। मतलब वो जो 90 रोज में इलेक्शन कराने का जो आईनी हद थी, उस हद को अबूर कर लिया। उस हद तक या 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं कराए गए और ये गैर आईनी एक्ट हुआ है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये बात भी की गई है कि इलेक्शन कमीशन को तमाम जमातों को एक नजर से देखना चाहिए, मगर पीटीआई के खिलाफ पार्टी जो है वो बना हुआ है, ये अलर्ज किया गया है ये पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर। और इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, गैर जानिबदार नहीं, कि इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से एक ही किस्म की पॉलिसी, एक ही एंगल, एक ही आंख से उसको देखना चाहिए। और ये नजर आना चाहिए कि सब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सियासी जमातें हैं, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक पीटीआई के अलावा किसी और जमात की तहकीकात नहीं की। ये वो बात है कि जो पीटीआई है उसकी ममनुआ फंडिंग केस, अच्छा, ममनुआ और जो गैर मुल्की फंडिंग का जो फर्क है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए हुकूमत वक्त ने यह कहा कि गैर मुल्की फंडिंग हुई है, तो इसलिए एक उन्होंने कहा कि एक वजह यह भी है कि जो पाबंदी लगाई जाए, तो इसमें ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग का फर्क जानना जरूरी है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा डिक्लेयर किया हुआ है कि ये गैर मुल्की फंडिंग का केस नहीं है, बल्कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है। और ममनुआ फंडिंग केस में पाबंदी नहीं लग सकती। गैर मुल्की मतलब कोई स्टेट, कोई दूसरी स्टेट जो है वो यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रही हो तो उस पर जो है वो पाबंदी लग सकती है, लेकिन ममनुआ फंडिंग केस में लॉ डिफरेंट है। तो यहां पर यह बात की गई। और जो ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से पीटीआई का मामला 2012, 2013 से ऑनवर्ड 2024 तक चल रहा है, लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका 2017, 2016 या 2017 से उनके हवाले से दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जेर इल्तवा है, लेकिन उनके मुकदमात के फैसले भी कहीं किसी नहज पर नहीं पहुंचते। 6-7 साल उसको भी होने को है, लेकिन उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। 5वां पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल और पोल डे धांधली नहीं रोकी। कि जो इलेक्शन था 8 फरवरी का, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी इलेक्शन डे पर धांधली इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोकी। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर कोर्ट ऑफ लॉ बनकर इमरान खान को नाअहल किया। ये 21 या 22 अक्टूबर का 2022 का फैसला था इलेक्शन कमीशन का, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान, साबिक चेयरमैन इमरान खान, उनको नाअहल करार दिया था और उनको डी सीट कर दिया गया था मियां वाली की सीट से। तो ये उसका हवाला दिया जा रहा है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ बने हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। अगला पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन बुनियादी काम साफ, शफाफ, मुनसिफाना इलेक्शंस कराने में नाकाम रहा, जिस पे बात हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उनके उम्मीदवारों को इलेक्शंस में रुकावटों पर खामोशी इख्तियार की। मतलब ये सबको नजर आ रहा था, ये रिपोर्ट हो रहा था, ये वाइडली रिपोर्ट हो रहा था, बहुत बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हो रहा था कि 8 फरवरी इलेक्शन से पहले पीटीआई के जो उम्मीदवार थे, उनके जो तायद कुनिंदा थे, जो तजवीज कुनिंदा थे, उम्मीदवारों को पकड़ा जा रहा था, तजवीज कुनिंदा को पकड़ा जा रहा था, तायद कुनिंदा को पकड़ा जा रहा था, उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे। ये वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस लेवल की कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। ये वो बात की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कार्रवाइयां करनी थी, लेकिन उसने नहीं की। फिर अगली जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी बनकर इमरान खान के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर किया। वो फौजदारी केस, वो जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दायर किया गया था, वो केस है जिसमें 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, उसका फैसला आया था। वो बुनियादी तौर पर 21 या 22 अक्टूबर का वो फैसला था, 21-22 अक्टूबर 2022, और 5 अगस्त को फैसला आ रहा है। तो वो नवंबर में वो कंप्लेंट फाइल हुई थी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, और उसमें ये कह रहे हैं कि पार्टी बनकर इमरान खान के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल न करके 2 सूबों में इलेक्शंस नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। ये वो तशरीह है जिसके हवाले से बारहा मैं अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का अभी जो फैसला आया है, उस फैसले में अयां है, वाज़े है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई से बल्ले का निशान लेना था, लेकिन उसने पूरी पॉलिटिकल पार्टी को डिसफंक्शनल कर दिया, गैर फाल कर दिया, और वो ये नहीं कर सकता था। ये बात की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर सियासी बुनियादों पर रिटर्निंग अफसरान लगाए, फॉर्म 45 नहीं दिए। ये बहुत बड़ी बात है। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डे 8 फरवरी को रात तक जो मुतलका जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे, उन्होंने ये फॉर्म 45 जो उम्मीदवार हैं उनको देने थे, लेकिन वो फॉर्म 45 भी देने में नाकाम रहे हैं, नहीं दिए। फिर एक्शन भी नहीं लिया प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ कि अगर वो उनकी नेग्लिजेंस थी तो प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई 8 फरवरी से आज तक? कुछ भी नहीं। फिर कहते हैं कि पीटीआई पर इंतखाबात पर में मजालिम हुए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक तो ये पूरा सीक्वेंस बताया गया, और एक बात जो रावलपिंडी के चीफ कमिश्नर जो थे, उनकी जानिब से जो इल्जाम लगाया गया था कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके हवाले से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, और जो उन्होंने कहा था कि रिग्ड इलेक्शन, धांधली ज़दा इलेक्शन उन्होंने करार दिया था, जिसके बाद से लेकर चीफ कमिश्नर जो है रावलपिंडी के उस वक्त के,
आज तक मंजर आम पे भी नहीं आए। तो उनका किस्सा भी इसी अभी जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है, उनका किस्से का जिक्र भी इसी में मौजूद है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे, किस तरह देखती है और किस तरह आगे लेकर चलती है, और क्या इस कंप्लेंट को टेकअप जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो तकरीबन 25 अक्टूबर तक मौजूद हैं, तो क्या वो तब तक इसको टेकअप करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो है वो देखने वाली बात है। अब मामला एक और जो है वो इंपॉर्टेंट है और अहम है, वो है कि एडहॉक जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जो अब एडहॉक जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है वो एडहॉक जज जो है वो बन चुके हैं। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज बन चुके हैं और इनके हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो गुज़श्ता रोज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो वजारत कानून की जानिब से सदर ने मंजूरी दे दी और अब कल ये हलफ उठाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमेटी रूम में, वहां पे इन्होंने हलफ उठाना है। अब देखना यह है कि यह मामला किस तरफ जाएगा। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद है, क्या वो कमेटी इन जजेस को हाई प्रोफाइल केसेस, आईनी नोयत के केसेस, पॉलिटिकल केसेस, क्या उन केसेस में इन जजेस को बिठाएंगे? सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ये रिटायर्ड जज है, क्योंकि इनके स्टेक्स नहीं है, क्योंकि ये अब जूनियर जो है वो जज लाए गए हैं और ये एक राय, एक तासुर जो है वो उभरता है कि कहीं इनको सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी मेजॉरिटी और इस किस्म के जो मामलात हैं उनको कहीं हैंडल करने के लिए तो नहीं लाया गया। ये तासुर है, ये एक सोच पाई जाती है। तो इस तासुर को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी को जायल करना चाहिए और मेरा ये ख्याल है कि इन जजेस को क्रिमिनल केसेस में जो पेंडेंसी है उन केसेस में, उन बेंचेस में इनको बिठाएं, इनको सुबह से शाम तक इनसे काम जो है वो लें, ताकि जो रिटायर्ड होने के बाद भी एग्री हुए हैं, राजी हुए हैं काम करने के लिए, तो उनसे काम लें। उनको फिर रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों केसेस उनको दिए जाएं और उनको कहें सुबह से बैठकर शाम तक जो है वो काम करें और उसके बाद जो है वो देखेंगे कि ये क्या मामला। लेकिन 1 साल के लिए दोनों एडहॉक जजेस की तकर्री जो है वो हुई है। ये अब इसके इम्पैक्ट जो है वो असरात आइंदा आने वाले दिनों में हम जो है वो देखेंगे। तीसरा मामला 190 मिलियन पाउंड केस। इस केस में कल जो एहतसाब अदालत है इस्लामाबाद की, उसने इमरान खान को और बुशरा बीबी को आखिरी मौका दिया है, उनके वकला को, कि वो उस हवाले से अपनी जरा मुकम्मल कर लें। ये बहुत अहम मामला है, 190 मिलियन पाउंड केस। इससे कबल इमरान खान को साइफर तोशाखाना इद्दत केस 30, 31 जनवरी और 3 फरवरी 5 दिनों में इन केसेस में इमरान खान को 3 सजाएं हुई थी और इस वक्त 2 सजाओं में, 2 केसेस में इमरान खान बरी, तीसरे में सजा मुअत्तल हो चुकी है। और इससे कबल जो 5 अगस्त 2023 को सजा हुई थी उसमें भी सजा मुअत्तल है। अब 4 जो केसेस हैं इमरान खान के, आज तक उनका फैसला हुआ है, उनका ट्रायल मुकम्मल हुआ है और अब 5वां ये केस है जो अपने हतमी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे लगता है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते तक इस केस को कंक्लूड कर लिया जाएगा और इस केस का क्या होगा ये अभी कबल अज वक्त है कुछ कहना। लेकिन अदालत ने 26 जुलाई के अपने ऑर्डर में यह लिखा है, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने, कि 30 जुलाई इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को आखिरी मौका दे रहे हैं, क्योंकि 26 जुलाई को जब केस की प्रोसीडिंग थी 10 बजे, तो 10:40 पर केस कॉल हुआ। इमरान खान बुशरा बीबी के वकला की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। 11:15 पे 11 बजे तक केस मुलतवी किया गया। 11:15 पर दोबारा केस कॉल हुआ। इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल से पेश किया गया और खालिद यूसुफ एडवोकेट जो पीटीआई की लीगल टीम का हिस्सा है, बड़े एक्टिव है, बहुत मुतहरिक है, डे 1 से इमरान खान की लीगल टीम में, खासतौर पर हाई प्रोफाइल केसेस में ये जो है वो लीगल टीम का हिस्सा है। तो वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनके जो वकील है सलमान सफदर, सीनियर वकील है, वो अभी आ रहे हैं, उस्मान गिल आ रहे हैं, इसके अलावा जहीर अब्बास जो है वो पहुंच रहे हैं, वो लाहौर से आ रहे हैं, क्योंकि उससे पिछले रोज लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के केसेस की समाअत थी, जिसमें शाम तक वो केस की समाअत चली थी। तो लेकिन अदालत ने जो है वो उनको उसके बाद पता चला कि ऑर्डर किया है कि आखिरी मौका आपको दिया जा रहा है, आप पेश नहीं हुए। सिचुएशन ये है कि उस रोज को मैं भी जो है वो अडयाला जेल गया था
अडयाला जेल के बाहर हम तकरीबन सुबह 9:30 बजे से मौजूद थे। वहां पे जो खालिद यूसुफ एडवोकेट है वो तकरीबन 9:45 पहुंच गए थे। जो बाकी वकला हैं वो भी सलमान सफदर और उस्मान गिल जो है और जहीर अब्बास, ये तकरीबन जो है 10-20 पे वहां पे 10-25 पे पहुंच गए थे। और उसके बाद सलमान सफदर जो है उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद मैंने देखे, हो सकता है वो बाहर खड़े हो, लेकिन वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। और फिर वो अडयाला जेल के अंदर जाते जाते आपको पता है कि एक लंबा प्रोसीजर है, वहां पे कालें होती हैं, बताया जाता है, फिर फलां बंदा आ जाए फलां ना आए, एक अजीब सी वहां पे सूरत हाल है। और जब तकरीबन सलमान सफदर, उस्मान गिल, जहीर अब्बास 26 जुलाई को अडयाला जेल वहां उसके गेट के बाहर मौजूद थे, ये टाइम है तकरीबन 11 बजे का, 11:05-10 का, उस वक्त वो मौजूद थे। अचानक पता चलता है कि जो है वो अभी उनको लिस्टें अंदर दे रहे थे, तो उसके बाद पता चला जी, थोड़ी देर बाद पता चला जब अदालत ने ये तकरीबन 11:15 के कॉल किया, जो उन्होंने लिखा है टाइम, कि जज साहब वापस जा रहे हैं, तारीख पड़ गई है। क्यों तारीख पड़ी है वो पता चला जी, अभी जो ऑर्डर आया पता चला जी वकील नहीं आए, वकील गेट पे खड़े थे। या तो ये है कि जो वहां पे गेट पे मामलात होते हैं उनको रिलैक्स किया जाए, उनमें नरमी लाई जाए, ताकि ये बार वक्त जो है वो वकील भी पहुंच सके। वकील गेट पे खड़े हैं और जज साहब कह रहे हैं कि वकील आए नहीं है। ये बहरहाल ये मामला है, देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। आखिरी बात 9 मई केसेस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। 9 मई के कल के इमरान खान के केस का जो फैसला आया है, उस फैसले के असरात मुझे बज़ाहिर लगता है कि होंगे। उसकी वजह यह है, इन केसेस में तो अब मजीद रिमांड जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वो नहीं देगी, और आइंदा के लिए भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को यह बताया गया है, ये केस हो या कोई और केस हो, पुलिस रिमांड के लिए लेके आए तो उसको मैकेनिकल मैनर में आपने नहीं देखना, आपने उसका देखना है कि जो सफिशिएंट उसमें मटेरियल है, आपकी सेटिस्फेक्शन है, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, तो तब जाकर आप जो है रिमांड देना है, पुलिस रिपोर्ट पे रिमांड नहीं देना। और फिर जो 9 मई के हवाले से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की प्रोसिक्यूशन, पुलिस के सबूत, एविडेंस, उस पे जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है उनकी जानिब से जो कहा गया, और जो लाहौर की इससे पहले जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो ऑर्डर था उसका हवाला दिया गया, और यह कहा गया कि ऑडियो वीडियो नहीं है, वो कॉन्स्पिरेसी आपने साबित करनी है, वो आपने जो डायरेक्शन जो है इंस्ट्रक्शंस वो साबित करनी है, और वो जो है वो सिर्फ ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक या इस किस्म के बयानात। अदालत कहती है कि हम पूछते रहे कि कहाँ पे इंस्टिगेट किया गया है, कहाँ पे डायरेक्ट किया गया है, कहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन अदालत को मुतमिन नहीं किया जा सका। बड़े ही अहम सवालात हैं, और ये प्रोसिक्यूशन जो है उस पे बड़े अहम सवालात हैं। उनको चाहिए कि वो केस मजबूत जो बनाए, चे जाए के बाद में अदालतों पर यह इल्जाम लगाया जाए कि अदालतें जो है वो ठीक नहीं सुन रही। आप केस में सबूत लाएंगे तो अदालतें यकीनी तौर पर उसके फैसले देंगी। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।